हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल उदय सेकेंडरी क्लासेस में स्वागत है। आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। साइंस में एक पार्ट है हमारा पर्यावरण, लास्ट पार्ट है ये साइंस के अंदर। इजी है, कठिन नहीं है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न और लघुत्तम प्रश्न आते हैं बोर्ड में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है जो आज आपके सामने उन प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि इन प्रश्नों में से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, विश्वास करो। और कुल मिलाकर के 21 प्रश्न और भी हैं, तो उसकी अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है बेटा, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा यानी एनर्जी का ऐसा कौन सा प्राकृतिक स्रोत है? ओनली एक प्राकृतिक स्रोत। इसका अर्थ ये है, इस प्रश्न का अर्थ ये है, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप उसको प्राकृतिक स्रोत ही मानना। और वो है बेटा सन, यानी कि सूर्य। क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक स्रोत है वो है आपका सूर्य। ये आपका ऐसा प्रश्न बन के आ सकता है बेटा। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, सेकंड देखो कि परितंत्र शब्द किसने दिया? परितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं। यानी कि परितंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? और आपको मालूम होगा कि 1935 में एजी टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी का शब्द का प्रयोग किया था। किसमें किया था? 1935 में। और उनके जो वैज्ञानिक हैं वो थे एजी टेंसले। अब आता है, प्रश्न खड़ा होता है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? इसका अर्थ होता है कि बेटा कोई ऐसी जगह जहाँ पर हर जीव को अपना भोजन मिल सके। एग्जाम्पल फॉर अपन बात करें, जैसे कि मान लो खेत है और उस खेत में छोटी छोटी घास होती हैं, उनको बेटा कीड़े मकोड़े यानी कि छोटी छोटी जो टिड्डी वगैरह है वो खाते हैं। यानी कि छोटे पौधे को टिड्डी ने खाया और टिड्डी को बेटा मेंढक खाता है, ठीक है। और जहाँ पर मेंढक होंगे वहाँ सर्प जरूर होगा, और जहाँ पे सर्प होगा वहाँ पे नेवला पाया जाएगा या फिर बाज पाया जाएगा। तो ये बेटा एक जो सिस्टम बन गया, इसको बोलते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, परितंत्र में कितने घटक होते हैं? यानी कि जो हमारा परितंत्र है उसमें कितने घटक हैं? इसमें दो घटक होते हैं बेटा। एक तो होता है आपका जैविक घटक, एक होता है आपका अजैविक घटक। पहला जैविक और दूसरा बेटा अजैविक, तो दो घटक पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका। नेक्स्ट है आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ के दो उदाहरण। लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई जैव निम्नीकरण पदार्थ होते क्या हैं? यानी कि वे पदार्थ जो सरलता से अपघटित हो जाते हैं जीवाणुओं द्वारा, मतलब जैसे भी, यानी कि शीघ्रता से अपघटित हो जाते हैं, यानी कि वो टूट जाते हैं, जिनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे पेड़ की पत्तियाँ और सदूषित भोजन, ये दो जैव निम्नीकरण के उदाहरण रहा। और आपने देखा होगा जो पेड़ की पत्तियां हैं वो गल जाती हैं और खाद बन जाती है, सब्जी वगैरह जो भोजन के रूप में काम में लेते हैं, तो वो भी बेटा गल करके और वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, जिनका अस्तित्व नष्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका अजैव निम्नीकरण के उदाहरण। अब अजैव का आ गया। अजैव कहते हैं जो बेटा प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना। जैसे प्लास्टिक की बोतल बेटा एक एक ही खत्म नहीं होती, काफ़ी लंबे समय तक पृथ्वी में बनी रहती है। और थैलियाँ प्लास्टिक की, है ना, ये बेटा गलती नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं, मिट्टी में दबी रहती हैं, तब भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, तो उन्हें बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट है आपका ओजोन का अणुसूत्र है। ओजोन बेटा ऑक्सीजन का स्वरूप है, और ये ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बनता है, जिसको अपन ओजोन बोलते हैं। ये ना क्लियर है? तो आपने काफ़ी सारा पढ़ा होगा और ध्यान भी होगा। ओजोन किसका स्वरूप है? ओजोन बेटा ऑक्सीजन का स्वरूप है। किसका? ऑक्सीजन का। ये छोटे प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका CFC का पूरा नाम क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पूरा नाम है इसका। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देखो, UNEP का पूरा नाम क्या है? यू ये से मतलब यूनाइटेड, एन से मतलब नेशन, ई से इन्वायरमेंट, पी से मतलब प्रोग्राम। अगर हिंदी में लिखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये बेटा इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, एक ही बात है बेटा। नेक्स्ट है आपका CFC का उपयोग होता है। CFC का उपयोग कहाँ होता है? CFC का उपयोग होता है बेटा फ्रिज में, ठीक है।
और जो होते हैं ना कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर सब्जियां और फल रखे जाते हैं, वहाँ पर बेटा CFC का उपयोग होता है, जो कि ठंडक पैदा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पराबैंगनी किरणों से जीवों को क्या लाभ है? सॉरी हानि। पराबैंगनी किरणें जिनको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, और ये बेटा पृथ्वी के वायुमंडल के ऊंचाई पर रहती है, और ये अगर कंटिन्यू हमारी पृथ्वी पर आती है, अगर ओजोन परत नहीं होती तो हमें त्वचा का कैंसर होने की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। इसके लिए अब आगे आते हैं बेटा, आगे देखो क्या प्रश्न है। अपन लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां देखो बच्चा, प्रश्न नंबर 12वां है अपमार्जक के उदाहरण है। अपमार्जक का उदाहरण है जो कि वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाते हैं, उनको अपमार्जक कहते हैं। और वो होते हैं सूक्ष्म मृत जीवी जीवाणु, यानी कि वे जीवाणु जो मरे हुए पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सूक्ष्म मृत जीवी जीवाणु कहते हैं। उन्हें अपमार्जक की संज्ञा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न देखो, ओजोन परत की अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत की अपक्षय का मुख्य कारण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता उसे बोलते हैं प्राइमरी कस्टमर, और ये बेटा मोस्टली शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय बकरी भैंस, ये इसके उदाहरण है बेटा। चलूँ आगे, नेक्स्ट चलो, ओजोन निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ओजोन परत की प्रक्रिया कैसे होती है बेटा? आप जानते हो वायुमंडल में पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, यानी उसका अनुसूत्र O2 होता है। जब बेटा इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं, जिनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, तो ये ऑक्सीजन का अणु 2 परमाणुओं में टूट जाता है, O और O में। ठीक है। ये दोनों नवजात ऑक्सीजन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नवजात ऑक्सीजन कहलाती हैं। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगी? फिर ऑक्सीजन के अणु के साथ सहयोग कर लेगी, और क्रिया करने के बाद यहाँ पर O3 बन जाएगा, और O3 को अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपन ओजोन। क्या बोलते हैं इसमें? ओजोन। ठीक है। तो ये प्रक्रिया बेटा। नेक्स्ट है आपका UV का अर्थ क्या है? यानी U यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनको हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। ये छोटे छोटे प्रश्न है जो आते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका दो जैव आवर्धन के उदाहरण दो जैव आवर्धन, एक तो होता है आपका DDT और होता है BHC। ये दो बेटा एग्जाम्पल किसके? जैव आवर्धन के। नेक्स्ट है ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत हमारी क्या सुरक्षा करती है? अर्थात पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी बेटा? ओजोन परत की। किसकी? ओजोन परत की। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट आ जाओ, उत्पादक का उदाहरण और उत्पादक का उदाहरण है हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनको अपन अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या है? ऊर्जा का पिरामिड बनता है बेटा ट्रायंगल शेप में, इस शेप में। ठीक है। तो हमेशा ये बेटा हमेशा सीधा बनता है, यूँ बनता सीधा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ये आपका ऊर्जा का पिरामिड है। किसका पिरामिड है ये है ऊर्जा का पिरामिड, और ये हमेशा बेटा सीधे ही बनते हैं। ठीक है। ये इसका उदाहरण है। अब आज का आखिरी प्रश्न देखो बेटा। आखिरी प्रश्न क्या है? ओजोन परत की क्षति को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? पहला है CFC का प्रयोग कम करें। दूसरा, जो सुपरसोनिक विमान हैं उनका उपयोग कम करें, उनको कम उड़ाया जाए, जिससे कि हमारी ओजोन परत की सुरक्षा बनी रहे। ये आज के प्रश्न थे। अभी और भी प्रश्न इस वीडियो को लेकर के आऊँगा इस पार्ट के साथ, और धन्यवाद।